हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के भाग 2 में हार्दिक स्वागत है। इसके भाग 1 में हमने धातु, अधातु और आयनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप पार्ट 3 के पहले भाग 1 को देखें ताकि आगे चैप्टर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आज हमारा भाग 2 है जिसमें हम धातुओं की प्राप्ति की अधिक सक्रिय धातु, मध्यम सक्रिय धातु और निम्न जो सक्रिय धातु है उनकी प्राप्ति कैसे की जाती है, उन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम अगली क्लास में हम इसके समस्त अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी के बारे में, कि धात्विकी क्या होती है, धातुएं कैसे प्राप्त होती है, प्रकृति में कैसे पाई जाती है, इन सभी बेसिक चीजों को पहले समझेंगे। और उसके बाद हम अलग अलग जो धातुएं हैं उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी प्रक्रियाओं को भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो पृथ्वी की भूपर्पटी है वो धातुओं का क्या है, मुख्य स्रोत है। जितने भी धातुएं हैं हम जो उपयोग में ले रहे हैं वो सब पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ धातुएं जो समुद्री जल होता है उसमें भी, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये समुद्री जल में पाया जाता है। इसी तरह बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ऐसे कुछ लवण हैं जो समुद्री जल के अंदर भी मौजूद होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर जो धातुएं हैं वो लगभग सभी धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर पाई जाती है, लेकिन कुछ लवण है जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ऐसे कुछ लवण समुद्री जल के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं खनिज की परिभाषा कि खनिज कहते किसे हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उन्हें बच्चों हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी की जो भूपर्पटी है यानी पृथ्वी का जो गर्भ है उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों खनिज, जो हमारे काम के होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो ऐसे तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। अब बात आती है अयस्क की, कि बच्चों अयस्क किसे कहते हैं। तो कुछ स्थानों पर खनिजों के अंदर कोई विशेष धातु काफी मात्रा में क्या होती है, मौजूद होती है। कई कई जगह पर खनिजों के साथ में कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, उपस्थित होती है, जिसे निकालना यानी उस धातु में से, उस खनिज में से उस धातु को निकालना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है। तो बच्चों ऐसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऐसे खनिजों को बच्चों कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क। तो हमने दो परिभाषा पढ़ी, पहली खनिज और दूसरा अयस्क। तो खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उन्हें बच्चों हम खनिज कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने बच्चों पढ़ी अयस्क की। तो कुछ स्थानों पर खनिजों के साथ में कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और वो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, फायदेमंद होती है। तो बच्चों ऐसे खनिज को कहते हैं अयस्क। उम्मीद करता हूं दोनों के अंदर आपको जो अंतर है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो कुछ धातुएं जो भूपर्पटी है उसमें स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी कि हम पृथ्वी से धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। निष्कर्षण का मतलब है कि धातुओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो कई सारी धातुएं हैं वो पृथ्वी की भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो कुछ धातु है वो अपने यौगिकों के रूप में क्या होती है, मिलती है। कुछ धातुएं बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जबकि कुछ धातुएं अपने यौगिकों के साथ एक मिश्रण के रूप में पाई जाती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक ऊपर की धातुएं हैं, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं। तो ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो धातु जितनी ज्यादा क्रियाशील होगी वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, वो यौगिक के रूप में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा बच्चों,
कि जो हमारी सक्रियता श्रेणी है जिसमें विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम दिया हुआ है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय होगी और कौन सी धातु कम सक्रिय होगी। तो हमारी जो सक्रियता श्रेणी है उस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातु है जो आपको चित्र के अंदर दिख रहा होगा, है ना, जिसमें आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये कुछ अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सक्रियता श्रेणी के जो मध्य की धातुएं हैं जिसमें आपका जिंक, फेरस और आपका पीबी यानी कि लेड, इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कैसी होती है बच्चों, मध्यम होती है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर जो ये मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं ये या तो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, जैसे जिंक ऑक्साइड के रूप में, जिंक सल्फाइड के रूप में, इसी तरह आयरन ऑक्साइड के रूप में, ठीक है, लेड ऑक्साइड के रूप में। तो या तो बच्चों ये ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है या फिर सल्फाइड के रूप में या फिर बच्चों कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो हमने क्या देखा कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। उसके बाद आती है मध्यम जो अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं वो धातुएं या तो ऑक्साइड के रूप में या सल्फाइड के रूप में या फिर बच्चों कार्बोनेट के रूप में पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कई धातुओं के जो अयस्क हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, ऑक्साइड होते हैं। कई धातुओं के जो अयस्क है वो ऑक्साइड के रूप में होते हैं। और ऑक्सीजन की अधिक अभिक्रियाशीलता और पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने का कारण भी यही है। यानी कुछ धातुएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका वजह क्या है कि उन धातुओं के जो अयस्क हैं वो ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऑक्साइड का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अभिक्रियाशीलता बहुत ही अधिक है और इसी वजह से पृथ्वी पर वो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि कई धातुएं पृथ्वी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसके पीछे वजह क्या है, तो बच्चों ज्यादातर धातुओं के जो अयस्क है वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण ये पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आने वाली धातुएं हैं जो सबसे क्या होती है, सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, इसके बाद ये आपका Au यानी कि आपका ओरम यानी कि सोना। ठीक है, ये कैसी धातुएं हैं, ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है। इस वजह से ये प्रकृति के अंदर बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर यानी तांबा, ये सब बहुत कम अभिक्रियाशील होने के कारण बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझा कि सबसे अधिक जो सक्रिय धातुएं हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती और जो फिर हमने देखा कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं थी वो या तो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है बच्चों जो किसी के साथ बहुत रेयर चांस में ही अभिक्रिया करती है या बहुत कम अभिक्रिया करती है, वो सारी धातुएं बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। दो धातुएं हैं कॉपर और सिल्वर, ये कभी कभार स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है या फिर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं कि इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमने क्या पढ़ा, अधिक सक्रिय धातुएं, मध्यम सक्रिय धातुएं और निम्न सक्रिय धातुएं। तो इसी तरह इस अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, विभाजित कर सकते हैं। धातुओं को हम अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक निम्न अभिक्रियाशील धातु है, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और तीसरा उच्च क्रियाशील धातु है। क्रियाशीलता के आधार पर बच्चों हमने धातुओं को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा है। पहला निम्न अभिक्रियाशील धातु है, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और तीसरा उच्च अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको साइड में चित्र के जरिए बताया है कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं
उनका जो निष्कर्षण किया जाता है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। फिर जो बच्चों मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका जो निष्कर्षण है वो कार्बन के उपयोग से अपचयन विधि के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। और फिर बच्चों जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, इसी को हम आगे अब बारी बारी से समझेंगे। तो प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इनकी जो क्रियाशीलता है जिसके आधार पर हमने 3 वर्ग में बांटा है, तो प्रत्येक वर्ग में आने वाली जो धातु है कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील, इन तीनों वर्गों में आने वाली जो अलग अलग धातुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों या तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी और संबंधित धातु क्रम। तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसमें आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बच्चों एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है, अतः विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, धातु क्रम के रूप में, धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। फिर बच्चों मध्यम अभिक्रियाशील धातु, जिसमें बच्चों जिंक, फेरस, लेड, कॉपर और बच्चों मरकरी, ये सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट एस्कर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और इन्हें जो प्राप्त करने का तरीका है वो कार्बन के द्वारा अपचन विधि के जरिए इन्हें क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तीसरी है बच्चों सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, जिसमें आपका सिल्वर और आपका ओरम यानी कि सोना और चांदी, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है क्योंकि ये सबसे क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो सक्रियता श्रेणी के आधार पर हमने धातुओं को 3 भागों में बांटा था, तो उसमें सबसे जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उन्हें विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कार्बन के द्वारा अपचयन विधि के जरिए, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है सोना और चांदी, ये प्रकृति में बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाले चरण का हमने एक चार्ट बना रखा है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि किस अयस्क का निष्कर्षण किस तरह से किया जाएगा, किस अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस तरह किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले है अयस्क, फिर क्या किया जाएगा बच्चों, अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, यानी उसमें से जो गंदगी वगैरह है वो हटा दी जाएगी। फिर बच्चों फिर अयस्क को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे कि ये उच्च अभिक्रियाशील धातुओं वाला अयस्क है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु वाला अयस्क है, या फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु वाला अयस्क है। उस अयस्क को हमने 3 कैटेगरी में बांटा कि भाई इस अयस्क में मौजूद जो धातु है वो कैसी है, उच्च अभिक्रियाशील है, मध्यम अभिक्रियाशील है या बच्चों निम्न अभिक्रियाशील है। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं की, कि यदि उस अयस्क में मौजूद जो धातु है यदि वो उच्च अभिक्रियाशील है तो फिर गलित धातु का क्या किया जाएगा बच्चों, विद्युत अपघटन। उस अयस्क को गलित रूप में बदल के उसका क्या किया जाएगा बच्चों, विद्युत अपघटन किया जाएगा और वहां से बच्चों शुद्ध धातु की प्राप्ति कर ली जाएगी। ठीक है, यदि अयस्क में मौजूद जो धातु है यदि बच्चों वो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उसको हम पहले बांटेंगे कि वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मौजूद है या बच्चों सल्फाइड अयस्क के रूप में मौजूद है। पहले हम ये पता करेंगे कि वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में है या फिर बच्चों सल्फाइड अयस्क के रूप में है। यदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो उसके साथ निस्तापन विधि की जाएगी, और यदि सल्फाइड अयस्क है तो उसके साथ भर्जन प्रक्रिया की जाएगी। यदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो उसके साथ निस्तापन प्रक्रिया, और यदि सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो भर्जन प्रक्रिया। इसको बच्चों भी आगे हम समझेंगे कि निस्तापन विधि क्या होती है और भर्जन क्या होता है। उसके बाद क्या किया जाएगा बच्चों, इन दोनों विधियों के जरिए धातु ऑक्साइड की प्राप्ति की जाएगी। धातु ऑक्साइड से फिर धातु का क्या किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा, और वहां से फिर क्या किया जाएगा बच्चों, धातु का शोधन किया जाएगा और शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर है बच्चों कि अगर अयस्क में मौजूद जो धातु है यदि वो निम्न अभिक्रियाशील है तो बच्चों वो किसमें मौजूद होगी, सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो उसको क्या करेंगे बच्चों, उसके साथ करेंगे हम भर्जन प्रक्रिया, और भर्जन प्रक्रिया के बाद उससे धातु प्राप्त की जाएगी और धातु से उसका परिष्करण करके उससे शुद्ध धातु क्या की जाएगी बच्चों, प्राप्त की जाएगी। तो इस डायग्राम की मदद से बच्चों हमने क्या समझा, हमने समझा सबसे पहले हमारे पास जो अयस्क होगा उसका बच्चों क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा।
सांद्रण करने के बाद अयस्क को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा कि उसमें जो मौजूद धातु है वो उच्च अभिक्रियाशील है, मध्यम अभिक्रियाशील है या बच्चों निम्न अभिक्रियाशील है। यदि बच्चों उच्च अभिक्रियाशील है तो उसको गलित अवस्था में क्या किया जाएगा, उसका विद्युत अपघटन किया जाएगा और वहां से बच्चों शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाएगी। यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातु मौजूद है तो बच्चों उसका कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क के रूप में पहले क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। फिर यदि कार्बोनेट अयस्क में मौजूद है तो निस्तापन प्रक्रिया के जरिए, और यदि सल्फाइड अयस्क के रूप में मौजूद है तो भर्जन प्रक्रिया का उपयोग करके उसके धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्ति की जाएगी। फिर धातु ऑक्साइड में धातु का अपचयन किया जाएगा और वहां से बच्चों शुद्ध धातु का शोधन कर दिया जाएगा। यदि बच्चों अयस्क में मौजूद धातु निम्न अभिक्रियाशील है तो वो किसमें मौजूद होगी, सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो उसके साथ पहले भर्जन प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद वहां से धातु की प्राप्ति करेंगे और वहां से परिष्करण प्रक्रिया के जरिए बच्चों शुद्ध धातु की प्राप्ति करेंगे। तो ये चरण है, आगे हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण का मतलब है बच्चों अयस्क से धातु को प्राप्त करना। धातु निष्कर्षण का मतलब क्या है, अयस्क से धातु की प्राप्ति करना। ठीक है बच्चों, तो पहला चरण होगा अयस्कों का समृद्धीकरण। क्या होगा, अयस्कों का समृद्धीकरण, यानी अयस्कों को पहले साफ किया जाएगा, उसको फिर अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा कि उसमें मौजूद धातु कौन सी है, वो कहलाएगा अयस्कों का समृद्धीकरण। फिर है बच्चों अयस्कों का निष्कर्षण, इसमें क्या होगा, अयस्क से धातु प्राप्त की जाएगी। फिर बच्चों धातुओं का परिष्करण, यानी उस धातु को शुद्ध अवस्था के अंदर बदला जाएगा। तो ये 3 चरण है धातुओं के निष्कर्षण के। पहला चरण है बच्चों अयस्कों का समृद्धीकरण, दूसरा अयस्कों का निष्कर्षण और तीसरा है बच्चों धातुओं का परिष्करण। तो बारी बारी से हम इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अयस्कों का समृद्धीकरण। तो पृथ्वी से जो खनिज है, ठीक है, या जो खनित अयस्क है, पृथ्वी से खनित अयस्क यानी कि पृथ्वी से खोद कर निकाले गए जो अयस्क है, उनमें बच्चों मिट्टी, रेत आदि जैसी कई क्या होती है, अशुद्धियां होती है, और उन अशुद्धियों को बच्चों कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, गैंग। पृथ्वी से खोद कर निकाले गए जो अयस्क है उसमें मिट्टी, रेत, इसके अलावा भी बहुत सारी क्या होती है बच्चों, अशुद्धियां होती है, गंदगी होती है, उन्हें कहते हैं बच्चों गैंग। क्या कहते हैं, गैंग। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना क्या होता है बच्चों, आवश्यक होता है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले उस अयस्क में मौजूद जितनी भी अशुद्धियां हैं बच्चों, उन अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं और इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। अयस्कों से गैंग यानी कि अशुद्धियों को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वो प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है बच्चों, उस अयस्क और जो गैंग है, जो अशुद्धियां हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर। उस अयस्क और गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं, उनको देखने के बाद उन अशुद्धियों को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाना है उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उन भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उन अशुद्धियों को हटाने के लिए अलग अलग तकनीकों और तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, जिनकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, उन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं हैं वो कैसी होती है, काफी अनभिक्रिय यानी बहुत ही कम क्रियाशील होती है। कैसी होती है बच्चों, बहुत ही कम क्रियाशील। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो कब से कम क्रियाशील धातु है जैसे सोना और चांदी, तो इन धातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनको केवल अगर हम गर्म कर दे तो उससे भी शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार यानी कि HgS, ठीक है, यानी कि HgS मरकरी सल्फाइड। ठीक है, HgS का मतलब है मरकरी सल्फाइड, सिनाबार जिसे कहते हैं, यानी मरकरी। ये पारद क्या है, मरकरी पारद का एक अयस्क है, यानी जो सिनाबार है HgS ये मरकरी पारद का क्या है, एक अयस्क है।
वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, जिसे हम सिनाबार कह रहे हैं, ये क्या है, मरकरी का एक अयस्क है। तो जब हम वायु में सबसे पहले इसे गर्म करेंगे बच्चों, तो किसमें बदलेगा, HgO में, यानी कि म्यूरिक ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। और अधिक गर्म करने पर इस म्यूरिक ऑक्साइड को हम जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो म्यूरिक ऑक्साइड बच्चों मरकरी यानी पारद के अंदर क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का क्या करेगा, ये विस्थापन कर देगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा, छोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में जो मरकरी है वो हमें शुद्ध धातु क्या हो जाएगी बच्चों, प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जो सिनाबार है वो मरकरी पारद का क्या है बच्चों, एक अयस्क है, और जो मरकरी है Hg, ये क्या है बच्चों, एक कम क्रियाशील धातु है। तो जब हम मरकरी के अयस्क सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे बच्चों, तो पहले ये किसमें बदलेगा, जो आपका सिनाबार था मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये किसमें बदलेगा, ये बदलेगा HgO में, म्यूरिक ऑक्साइड में। और म्यूरिक ऑक्साइड को बच्चों हम ज्यादा गर्म करेंगे तो यहां से ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों, अलग हो जाएगी, और हमारे पास मरकरी पारा शुद्ध धातु के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण दिया हुआ है, जब मर्क्यूरिक सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी, जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, आपका म्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और आपका क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और म्यूरिक ऑक्साइड को जब हम वापस गर्म करेंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन के रूप में हमें ऑक्सीजन अलग प्राप्त हो जाएगी, और मरकरी हमें बच्चों शुद्ध धातु के रूप में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह बच्चों हम सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु मरकरी या जो अन्य धातु है उनके ऑक्साइडों को हम केवल गर्म करके भी क्या कर सकते हैं, वहां से शुद्ध धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। जिस तरह हमने आपके सिनाबार HgS को, किसको, HgS को गर्म करके पहले किसमें बदला, HgO में, और उसके बाद उसको गर्म करके हमने किसमें बदला, मरकरी में। इसी तरह बच्चों कॉपर सल्फाइड CuTS, इसको बच्चों हम गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा, कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड को गर्म करने पर बच्चों किसमें बदलेगा, कॉपर में। तो जिस तरह हमने मरकरी से मरकरी म्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, HgS, वहां से हमने मरकरी को प्राप्त किया, ठीक उसी तरह बच्चों हम कॉपर सल्फाइड के जो अयस्क हैं वहां से उसको हम गर्म करके कॉपर धातु को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभिक्रिया दी हुई है, जब कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, यानी जब हम कॉपर सल्फाइड को बच्चों गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा, कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में। और जब बच्चों कॉपर ऑक्साइड को हम दोबारा क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को बच्चों हम क्या करेंगे, दोबारा देखो वापिस इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई गई है बच्चों, कॉपर सल्फाइड के साथ। ठीक है, देखो पहले कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई गई थी, ऑक्सीजन के साथ, गर्म किया था, तो क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया वापस कॉपर सल्फाइड के साथ करेंगे तो कॉपर धातु अलग प्राप्त होगी, और बच्चों जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस हमें अलग प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से हमें शुद्ध धातु कॉपर के रूप में क्या हो जाएगी बच्चों, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कॉपर की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभी हमने क्या पढ़ा, जो निम्न यानी कि कम अभिक्रियाशील धातु थी उनका निष्कर्षण। तो ऐसी धातुओं के ऑक्साइड को हम गर्म करके वहां से हम शुद्ध धातु की प्राप्ति कर सकते थे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि जो मध्य में स्थित धातुएं हैं, जो मध्यम अभिक्रियाशील है, यानी जो न तो बहुत ही कम श्रेणी की अभिक्रियाशील है और बहुत ही ना ही उच्च श्रेणी की, वो मध्यम स्थिति की क्रियाशील धातुएं हैं। तो ऐसे धातुओं का बच्चों हम कैसे निष्कर्षण करेंगे, तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता कैसे होती है बच्चों, मध्यम। और ये प्रकृति में या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो प्रकृति में या तो बच्चों सल्फाइड अयस्क के रूप में या फिर बच्चों कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। अब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना बहुत ही आसान है, केवल धातु ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और वो शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए
अपचयन से पहले, लेकिन सल्फाइड या कार्बोनेट इनको हम बहुत आसानी से, इनको हम गर्म करके आसानी से धातु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी वजह से अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को बच्चों पहले किसमें बदलना पड़ेगा? धातु ऑक्साइड में। जो धातु है, धातु सल्फाइड या धातु कार्बोनेट के रूप में, अयस्क के रूप में मौजूद है, उन्हें पहले गर्म करके बच्चों किसमें बदलेंगे? धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। और धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों? धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद उसे हम वापस गर्म करके फिर वहां से शुद्ध धातु की प्राप्ति करेंगे। तो बच्चों इसमें एक शब्द यूज हो रहा है भर्जन। क्या हो रहा है? भर्जन। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित। इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों भर्जन। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर जो सल्फाइड अयस्क है वो बच्चों धातु ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। फिर है बच्चों निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों निस्तापन। बस दोनों में इतना फर्क है कि भर्जन में हम सल्फाइड अयस्क को गर्म करेंगे और निस्तापन में हम कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके उसे ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। तो यदि अयस्क सल्फाइड अयस्क है तो जब हम उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करके उसे धातु ऑक्साइड में बदलेंगे तो उस प्रक्रिया को कहेंगे बच्चों भर्जन। और यदि अयस्क कार्बोनेट अयस्क है तो उसको अगर हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड के अंदर चेंज करेंगे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे बच्चों निस्तापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिंक के अयस्कों के भर्जन और निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहां पर हमें किसका दिया हुआ है? जिंक अयस्क का धातु ऑक्साइड के अंदर परिवर्तन का उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भर्जन की। तो भर्जन में जो अयस्क है वो किसमें मौजूद होगा? सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो यहां पर दिया हुआ है बच्चों जिंक सल्फाइड। इसको हम वायु की उपस्थिति में बच्चों क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में हम बच्चों गर्म कर रहे हैं। तो किसमें बदलेगा? जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में। किसमें बदलेगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। भाई बात करें निस्तापन की, तो निस्तापन के अंदर जो अयस्क है वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मौजूद होगा। तो जब हम जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे बच्चों तो ये किसमें बदलेगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो भर्जन में हम सल्फाइड अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदलेंगे और निस्तापन में बच्चों हम कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदलेंगे। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक, अपचायक क्या करते हैं? अपचायक हाइड्रोजन में वृद्धि करते हैं और ऑक्सीजन में क्या करते हैं बच्चों? कमी करते हैं। अपचायक क्या होते हैं? अपचायक हाइड्रोजन में वृद्धि करते हैं और ऑक्सीजन में कमी करते हैं। तो जब धातु ऑक्साइड के अंदर परिवर्तन हो जाएगा धातु अयस्क का, तो फिर हम उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से किसकी प्राप्ति करेंगे बच्चों? धातु की प्राप्ति करेंगे। ये बच्चों देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो गए? ऑक्साइड प्राप्त हो गए। अब इसके साथ हम किसी उपचायक का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? अपचायक का, ताकि जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ये ऑक्सीजन क्या हो जाए? अलग हो जाए और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए। तो उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाएगा तो जिंक धातु के अंदर ये क्या हो जाएगा? अपचित हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ गर्म करेंगे बच्चों तो क्या होगा? जो जिंक आपका ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड जिंक धातु के अंदर क्या हो जाएगा? अपचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मध्यम श्रेणी में जो स्थित धातु है उनका निष्कर्षण कैसे होगा? सबसे पहले सल्फोनेट आपका सल्फाइड अयस्क है या कार्बोनेट अयस्क, उसमें वर्गीकरण करेंगे। यदि सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन प्रक्रिया के जरिए उसे ऑक्साइड में बदलेंगे। यदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो निस्तापन प्रक्रिया के जरिए उसे ऑक्साइड में बदलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको किसी अपचायक के साथ उसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो वहां से आपकी शुद्ध धातु अलग हो जाएगी और आपका ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे जिंक ऑक्साइड को बच्चों क्या किया? कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई। कार्बन क्या है यहाँ पर बच्चों? कार्बन आपका अपचायक है। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन में कमी करेगा। तो जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाई तो जिंक हमें शुद्ध धातु के रूप में अलग प्राप्त हो गया और दूसरा प्राप्त हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह यहां से हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण।
सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर के धातु हैं, जो सबसे अधिक क्रियाशील हैं, जो प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, ऐसी धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं? तो अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं क्या होती है बच्चों? बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करके उनके यौगिक से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन अपचयन विधि के द्वारा ऐसी धातुओं को उसके यौगिक से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इनको क्या करेंगे? पहले इनका जो गलित अवस्था है, पहले इनके जो क्लोराइड है उनको गलित अवस्था में बदलेंगे और फिर उस गलित अवस्था में क्या करेंगे? हम विद्युत अपघटन करेंगे और वहां से बच्चों हम शुद्ध धातु की प्राप्ति करेंगे, जिसमें कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? ऋण आवेशित। उस पर क्या होगी बच्चों? धातुएं निक्षेपित होगी, धातुएं अलग होगी। और जो आपका एनोड है, जो कैसा होता है? धन आवेशित इलेक्ट्रोड। उस पर क्या होगी? उस पर आपकी क्लोरीन गैस मुक्त होगी। ठीक है बच्चों, आगे हम अभी समझेंगे। अभिक्रिया इस प्रकार है। देखो अभिक्रिया क्या होगी? कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी और एनोड पर? तो कैथोड पर क्या होगा? Na+, यानी जो आपका सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बनाएगा? Na बनाएगा। जो सोडियम आयन है वो क्या करेगा बच्चों? कैथोड पर सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान देगा। तो क्या बनाएगा? Na+ बना था, वो Na+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा क्या करेगा? ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा बच्चों? आपका Na बनाएगा, सोडियम बनाएगा। एनोड पर क्या होगा? जो क्लोरीन था वो क्लोरीन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस अलग करेगा। तो ये कैथोड पर अभिक्रिया ये वाली होगी और एनोड पर ये वाली होगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह दिया हुआ है, जिस तरह NaCl से, कहां से? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से कैथोड पर आपकी सोडियम धातु प्राप्त होगी और एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। जिस तरह यहाँ पर हमने सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग किया है, उसी तरह बच्चों हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करके हम एल्यूमिनियम को भी अलग कर सकते हैं। देखो बच्चों आपके सामने चित्र दिया हुआ है जिसमें आपकी जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस किस पर है बच्चों? एनोड पर। ये एनोड है और आपका जो कैथोड है उस पर क्या है बच्चों? आपकी सोडियम धातु प्राप्त होगी। तो ये देखो NaCl का एक विलयन लिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको फिर क्या किया है? एक बैटरी से जोड़ा गया है। पहले देखो NaCl का एक विलयन लिया गया है, ये NaCl का गलित अवस्था में विलयन है। देखो लिखा हुआ है एक्वस। एक्वस का मतलब है गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड का विलयन, गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड का विलयन। फिर हमने 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगाए हैं, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया है? एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, तो एनोड से क्या होंगे? एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेंगे। और कैथोड की तरफ क्या होंगे? कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ग्रहित होंगे। तो जो आपकी शुद्ध धातु है वो इस कैथोड पर क्या होगी? निक्षेपित हो जाएगी। देखो ये जो छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं, ये बच्चों कौन सी धातु है? ये आपकी सोडियम धातु है, जो कैथोड पर क्या होगी बच्चों? निक्षेपित होगी। और यहाँ पर जो आपको एनोड पर दिख रही है, ये बच्चों कौन सी गैस है? यहाँ पर क्लोरीन गैस है। तो इस तरह बच्चों हम विद्युत अपघटन विधि से जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं वहां से हम शुद्ध धातुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं फिर भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। धातुओं का परिष्करण हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या देखा? हमने सबसे कम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और उच्च क्रियाशील धातु, उनको धातु अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है वो हमने पढ़ा। लेकिन जो अभी हमने ऊपर 3 तरीके पढ़े, उनसे प्राप्त होने वाली जो धातुएं हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें क्या होते हैं? इनमें अपद्रव्य होते हैं, यानी अभी भी कुछ अशुद्धियां मौजूद होती है। उन अपद्रव्य यानी अशुद्धियों को हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। तो धातु में मौजूद जो अपद्रव्य है, जो छोटी छोटी अभी भी अशुद्धियां मौजूद है, उन अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक
जो प्रचलित विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। कौन सी विधि है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। मतलब धातुओं का परिष्करण का मतलब क्या है कि हमने धातु निष्कर्षण से जो धातुएं प्राप्त की है उनमें अभी भी कुछ अशुद्धियां मौजूद होती है, उन अशुद्धियों को हटाना, यानी वहां से बिल्कुल प्योर शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो है धातुओं का परिष्करण। और इसके लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उस विधि का नाम है बच्चों विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या नाम है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है बच्चों, चित्र आपके सामने दिया हुआ है। देखो ये कोई विलयन है, किसका है? अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन है? अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसको एक टैंक के अंदर भरा हुआ है। इसमें कुछ अपद्रव्य क्या है? अशुद्धियां है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक कैथोड और एक बच्चों आपका एनोड। फिर हमने इसको किससे जोड़ा है? एक बैटरी से जोड़ा है। फिर बच्चों हम इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो जो अशुद्धियां है बच्चों वो कहां पर इकट्ठी होगी? वो एनोड पर इकट्ठी हो जाएगी और जो शुद्ध धातु है वो भी अलग हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो अशुद्धियां एनोड पर इकट्ठी होगी उनको हम अलग कर लेंगे, फिर वहां से हमें प्योर बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस विधि को हम समझते हैं। तो कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा ही किया जाता है। ये जो आपके सामने कुछ धातुएं दी गई है जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ऐसी धातुओं को जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है और वहां से जो प्राप्त धातु होती है वो बिल्कुल प्योर नहीं होती, उसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां मौजूद होती है। तो ऐसी धातुओं का जो परिष्करण है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम के अंदर अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड। और शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाया जाता है बच्चों? कैथोड। देखो अशुद्ध धातु को क्या बनाएंगे? एनोड। और शुद्ध धातु को क्या बनाएंगे? शुद्ध धातु की बिल्कुल पतली परत को बनाएंगे कैथोड। और धातु के लवण विलयन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? विद्युत अपघटक के लिए किया जाएगा। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में किया जाएगा। विद्युत अपघटक से बच्चों जब धारा यानी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटक में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। तो जो एनोड पर अशुद्ध धातु थी वो विद्युत अपघटक विलयन के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों? घुल जाएगी। और उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो विद्युत अपघटक से कैथोड पर क्या हो जाएगी? निक्षेपित हो जाएगी। अशुद्ध धातु जितनी विद्युत अपघटन के अंदर घुलेगी उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो विद्युत अपघटक से क्या पर? कैथोड पर क्या हो जाएगी? निक्षेपित हो जाएगी, जमा हो जाएगी। विलय अशुद्धियां, और जो विलय अशुद्धियां है वो किसमें चली जाएगी? विलयन में चली जाएगी। तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर क्या हो जाएगी? निक्षेपित हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे बच्चों हम एनोड पंख कहेंगे। ठीक है बच्चों, जो विलय अशुद्धियां है जो घुलने वाली है वो तो विलय के अंदर घुल जाएगी, और जो अविलय अशुद्धियां है जो विलयन में नहीं घुल सकती वो एनोड तली पर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी, जिसे बच्चों हम क्या कहेंगे? एनोड पंख कहेंगे। तो बच्चों हमने क्या समझा? हमने समझा कि विद्युत अपघटन परिष्करण विधि में जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड बनाया जाएगा, जो शुद्ध धातु है उसकी पतली परत को कैथोड बनाएंगे, और विलयन के रूप में धातु के लवण विलयन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर जब उस विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु है वो उस विलयन के अंदर क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। तो जितनी अशुद्ध धातु विलयन में घुली है वही धातु शुद्ध होके विद्युत अपघटन विलयन से कहां पर जमा हो जाएगी? कैथोड पर जमा हो जाएगी। फिर उस विलयन में जो विलय अशुद्धियां थी, जो घुलने वाली अशुद्धियां थी, वो तो घुल के कहां चली जाएगी? विलयन में। और जो अघुलनशील अशुद्धियां थी वो एनोड तली पर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे बच्चों? एनोड पंख कहेंगे। ठीक है, देखो ये चित्र आपके सामने दिया हुआ है, मैं फिर से समझा रहा हूं। तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। किसका? तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो देखो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत यहां पर क्या है? अपघट्य है। यानी ये विलयन जो अंदर टैंक के अंदर यूज हो रहा है वो कौन सा है? अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है बच्चों, आपका जो अशुद्ध तांबा है वो किस पर है? एनोड पर। अशुद्ध जो तांबा है वो किस पर है बच्चों? अशुद्ध आपका कॉपर है वो है एनोड पर। फिर शुद्ध तांबे की जो प्लेट है, ठीक है, शुद्ध तांबे की जो कॉपर की प्लेट है, शुद्ध कॉपर की परत, वो किस पर है बच्चों? कैथोड पर।
ठीक है, ये विलयन कौन सा है अंदर, CuSO4 का विलयन। फिर बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो जितनी अशुद्ध धातु इस विलयन के अंदर घुलेगी उतनी ही धातु फिर शुद्ध होकर कहां पर जमा हो जाएगी बच्चों, इस कैथोड पर जमा हो जाएगी। ठीक है, और जो अशुद्धियां विलयन में कैसी है बच्चों, अघुलनशील, वो यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, जमी हो जाएगी। और इस अघुलनशील अविलय अशुद्धि को बच्चों हम क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अशुद्ध तांबा क्या है, एनोड है, और शुद्ध तांबे की पट्टी किसका काम कर रही है बच्चों, कैथोड का। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो शुद्ध तांबा है वो कैथोड पर क्या होगा, निक्षेपित होगा, जमा हो जाएगा। और जो अविलय अशुद्धियां है वो एनोड तली के नीचे वाले भाग में जमा हो जाएगी, जिसे बच्चों हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे एनोड पंख। ठीक है बच्चों, एनोड पर देखो अशुद्ध तांबा प्राप्त होगा, कैथोड पर शुद्ध तांबा, और आपका जो विलयन है वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट का प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका विलयन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों संचारण के बारे में, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, वही टॉपिक यहां पर भी है। तो देखिए बच्चों, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर क्या होती है बच्चों, संचारित हो जाती है। यानी जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसे कहते हैं बच्चों संचारण होना। तो जब धातुएं अपने आसपास किसके संपर्क में, अम्ल के संपर्क में, आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में, या फिर वायु के संपर्क में आती है, तो क्या होती है वो बच्चों, संचारित होती है। सबसे पहला है सिल्वर यानी कि चांदी। तो खुली वायु में कुछ दिन सिल्वर को छोड़ देने पर जो सिल्वर की वस्तुएं हैं, चांदी की वस्तुएं हैं, वो बच्चों कैसे हो जाती है, काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो आपका सिल्वर है, जो आपकी चांदी है, वो वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S या Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाता है। और सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण सिल्वर की जो ऊपरी परत होती है, चांदी के आभूषणों की जो ऊपरी परत है, वो बच्चों कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं चांदी का संचारण होना। दूसरा है बच्चों कॉपर। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है बच्चों आपके सामने कॉपर। तो यहां पर हम ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 के दौरान हमने बहुत अच्छे से मैंने चित्र की मदद से इसको मैंने क्या किया है बच्चों, समझा रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां जाके उस क्लास को देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूरी संचारण को चित्र के साथ बहुत अच्छे से समझा रखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। दूसरा है बच्चों कॉपर। ठीक है, तो कॉपर यानी कि तांबा। तो आपने देखा होगा कि जो कॉपर है वो भी वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से यानी कॉपर की जो सतह है उससे जो भूरे रंग की चमक है वो धीरे धीरे बच्चों क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उस पर हरे रंग की यानी कॉपर ऑक्साइड की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और जो हरा पदार्थ होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, वो बच्चों होता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से कॉपर की जो असली चमक है भूरे रंग की, वो असली चमक धीरे धीरे खत्म होती है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मैला होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है लोहा। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भी भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों जंग लगना। ठीक है, लंबे समय तक खुली वायु में रहने पर लोहे पर भी किसकी, आयरन ऑक्साइड की क्या हो जाती है बच्चों, परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे बच्चों हम जंग लगना कहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये वस्तुएं क्या होती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब संचारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे, पहला तरीका है पेंट करके, दूसरा है तेल लगा करके, तीसरा है ग्रीज लगा करके, चौथा है बच्चों यसद लेपन करके। चैप्टर 2 के दौरान मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था यसद लेपन। धातुओं के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे कहते हैं यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। धातुओं के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो बच्चों प्रक्रिया होती है, ताकि धातुओं की ऊपरी सतह को संचारण से यानी नष्ट होने से बचाया जा सके, इस विधि को कहते हैं बच्चों यसद लेपन। इसके अलावा बच्चों क्रोमियम लेपन के द्वारा,
इन तरीके से बच्चों हम लोहे या धातुओं की वस्तुओं को संचारित होने से क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, एनोडीकरण में हम क्या करते हैं, एनोडीकरण के अंदर हम एल्यूमिनियम की मोटी परत चढ़ाते हैं, या फिर बच्चों मिश्र धातु बना के हम विभिन्न धातुओं को संचारण से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो संचारण से बचाव के ये कुछ तरीके हैं। पहला पेंट करके, दूसरा तेल लगा करके बच्चों, तीसरा ग्रीज लगा करके, चौथा यसद लेपन या गैल्वेनीकरण विधि के द्वारा, अगला क्रोमियम लेपन के द्वारा, और अगला तरीका है एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बना के हम विभिन्न धातुओं को जंग लगने से या संचारित होने से बच्चों बचा सकते हैं। ठीक है, संचारण से सुरक्षा, इसमें दिया हुआ है यसद लेपन, फिर से देख लेते हैं। तो लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं बच्चों यसद लेपन प्रक्रिया। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो बच्चों प्रक्रिया है उसे कहते हैं यसद लेपन प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, अगला तरीका क्या था, मिश्र धातु बना के। तो मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से या तो अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, या फिर दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु। जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ मिलाने से लोहा कैसा हो जाता है, कठोर और प्रबल हो जाता है। यानी कि लोहे के साथ यदि हम सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिला दें तो उससे लोहे की कठोरता और प्रबलता दोनों ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला उदाहरण है बच्चों इस्पात। इस्पात किससे बनाता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम, इन तीनों को उचित अनुपात में मिला के किसका निर्माण होता है, मिश्र धातु इस्पात का निर्माण होता है। अगला है पीतल। पीतल का निर्माण कैसे होता है, कॉपर और जिंक को मिलाने से। अगला है कांचा, कॉपर और टीन को मिलाने से किसका निर्माण होता है, कांचा का। फिर है सोल्डर मिश्र धातु, लेड और टीन को मिलाने से सोल्डर मिश्र धातु का निर्माण होता है। फिर है बच्चों अमलगम, मरकरी पारद और अन्य तत्व। ठीक है, जब मरकरी पारद के साथ किसी अन्य तत्व या धातु को मिला दिया जाता है तो ऐसे मिश्र धातु को कहते हैं बच्चों अमलगम। ठीक है, तो मिश्र धातु की मैंने अलग से एक पूरी क्लास बना रखी है, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मिश्र धातु की वो पूरी क्लास देख ले, ताकि आपको मिश्र धातु का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा मिश्र धातु कि धातुओं को हम मिश्र धातु के अंदर बदलकर उन्हें हम नष्ट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के उदाहरण आपके सामने देख लिए, इस्पात, पीतल, कांचा, सोल्डर, अमलगम, ये मुख्य मिश्र धातु हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध सोने को क्या कहते हैं, 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं। शुद्ध सोने को क्या कहते हैं, 24 कैरेट सोना कहते हैं। और ये बच्चों कैसा होता है, ये बच्चों काफी नरम होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसी वजह से आभूषण बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें या तो चांदी या फिर इसको मिलाया जाता है बच्चों तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें या तो चांदी को या फिर तांबे को मिलाया जाता है। भारत में ज्यादातर जो आभूषण है बच्चों वो किससे बनाए जाते हैं, 22 कैरेट सोने के उपयोग से बनाए जाते हैं। कितने कैरेट, 22 कैरेट सोने की मदद से आभूषण बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग या तो तांबा या फिर 2 भाग को क्या मिलाया जाता है, 2 भाग चांदी को मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो शुद्ध सोना कितना होता है, शुद्ध सोना होता है बच्चों 24 कैरेट गोल्ड। और ये क्या होता है, काफी नरम होता है। कैसा होता है, काफी नरम। ठीक है, इससे आभूषण नहीं बन सकते, काफी नरम होता है, इस वजह से आभूषण बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसी वजह से आभूषण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 22 कैरेट गोल्ड का। और उसके साथ जो 2 भाग हैं, 2 भाग या तो आपका कॉपर मिलाया जाएगा या फिर क्या मिलाया जाएगा, आपका चांदी मिलाई जाएगी। और फिर क्या किया जाएगा, आभूषण का निर्माण किया जाएगा ताकि आभूषण की प्रबलता क्या हो, मजबूत हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं संपूर्ण व्याख्या आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है
तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट्स हेतु आप टेलीग्राम चैनल गोविंद लेक्चर्स को ज्वाइन कर ले या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बच्चों हम इसके अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।